चलिए, हाय बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आज आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 श्वसन के बारे में जानेंगे। श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको होमवर्क मिलते हैं या फिर जो भी आपको टास्क मिलते हैं उसे पूरा करें। यदि आप अपने रिजल्ट को अच्छी तरह से अचीव करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत से दूरी बनाइएगा तो फिर तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे बोर्ड के समय में। यदि आप अच्छे मार्क्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मेहनत जितना कीजिएगा उतना अच्छा बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। आप आते हैं तो सबसे पहले आप जैसे ही क्लास को ज्वाइन करते हैं तो एक कॉपी पेन के साथ बैठें, जो भी मेन टॉपिक्स हैं उसे आप नोट्स करें, तभी आप अच्छे से मार्क्स को कलेक्ट कर पाइएगा। चलिए ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि हम लोगों को भी क्या हो, मोटिवेशन मिले और हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो, इम्प्रूव हो इस तरह के वीडियो को रिलीज करने में। चलिए थैंक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे श्वसन किसे कहते हैं, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। क्योंकि अब तक आप जो सुने होंगे या यहाँ पे उसे बदलते हुए देखिएगा। कहने का मतलब आज तक आप सुनते थे कि क्या पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। अक्सर तो आप लोग यही सुन के आए हैं ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और, मगर यहाँ पे क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। आप इससे पहले क्या पढ़े थे ये बताइए। हाँ, इसीलिए क्या बोला जाता है, पेड़ पौधे के पास रात में न बैठे, है ना, सुने थे ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक जहरीला गैस है। चलिए ठीक है, आज उसे हम यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, आप ये जो सुने थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये उनकी क्या है, भोजन की प्रक्रिया आती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। हमारी आज ये वहाँ पे बिल्कुल बदलता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेट्स गो अपने इस अध्याय को। तो यहाँ पे बोला जाता है श्वसन किसे कहते हैं, है ना। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन क्या है? सांस लेने की क्रिया है। श्वसन किसे कहते हैं? हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, श्वसन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या है, जीवों के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा मिस है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना। ये क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से, ठीक है, जिसमें जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से पाचन क्रिया के पश्चात बने ग्लूकोज का खंडन कर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को श्वसन कहते हैं। अब कहने का मतलब देखिए, हम भोजन जो करते हैं क्यों करते हैं? पोषने के लिए, है ना। तो हमारी पोषण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऊर्जा। मतलब हम अपने दैनिक कार्यों को, कहने का मतलब है जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या जो पोषण के जो मतलब पदार्थ हैं या जो उसके भोज्य पदार्थ हैं उसे आप प्राप्त कर पाइएगा? आप जब तक कोई कार्य नहीं कीजिएगा तो क्या आप जो जैसे कि जो खाने के पदार्थ हैं, है ना, जो हम खाते हैं भोज्य पदार्थ, उसे आप एकत्रित कर पाइएगा नहीं ना, अपने पास ला पाइएगा नहीं ना। हर हाल में आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करने होंगे अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, है ना, मतलब अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब तक कार्य नहीं कीजिएगा तो आपको भोज्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। अब उन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं, आप खेत में जाके क्या बोलते हैं, फसल काटते हैं या फसल उगाते हैं या फसल बोते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, हर जगह आपकी एनर्जी लॉस होती है ना। या आप किसी फैक्ट्रीज में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी लॉस होती है ना। हर जगह आपको क्या लगता है, एनर्जी लगता है। गाड़ी है, गाड़ी में मान चलिए पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा नहीं ना, तो गाड़ी से आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है हम जो खाना खाते हैं ना, तो आपने पोषण में पढ़ा होगा कि जितने भी सारे भोज्य पदार्थों से खाने के बाद क्या होता है, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या है कि मुझसे आगे निकलेंगे। पोषक तत्व क्या है, वो ग्लूकोज बन जाते हैं। कहने का मतलब है हम जो खाना खाते हैं
तो जो वो खाना जो मेरा होता है, जो भोज पदार्थ है, ग्रहण करने के बाद क्या है, पाचन क्रिया पूरी होने के पश्चात हमारे उदर गुहा में, हमारे शरीर में दो मतलब यहाँ पे ठीक है हम दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग इससे कर दें। ये जो ये पोस्ट है, मतलब ये वाला पोस्ट है, मतलब हमारे कमर से ऊपर और हमारे गले से नीचे, इसको मान लेते हैं ये क्या है, ये हाँ ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, उधर ऊपर वाला है वक्ष गुहा है ना, वक्ष गुहा, नीचे वाला क्या है, उदर गुहा। ठीक है, ये दो गुहे होते हैं, ठीक है ना इनका। तो देखिए अभी जो पाचन क्रिया हमारी पूरी होती है कहाँ पे होती है, उदर गुहा का, मतलब ये वाला जो गुहा है इसके अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो बात आ रही है जब पाचन क्रिया पूरा हो जाता है ना, तो क्या होते हैं, जो वेस्टेड मटेरियल होता है हमारे भोज पदार्थ का, वो क्या होता है, मलमूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है, और जो हमारा पोषक तत्व होते हैं वो क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। क्या बन जाता है, ये देखिए ये ग्लूकोज बन जाता है ना। तो देखिए वही जो ग्लूकोज है ना, अब मतलब हम खाना खाएं उससे हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिल जाता है, उसको पचाने के पश्चात जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज की भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ग्लूकोज से एटीपी ऊर्जा निकलता है, जो ऊर्जा हम लोग मतलब अपने कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, एटीपी ऊर्जा। तो देखिए मतलब भोजन पाचन क्रिया के पश्चात बने ग्लूकोज से, ठीक है ना, एटीपी ऊर्जा को, मतलब जो फूड्स होते हैं उस फूड से, मतलब खाने से जो है ना एटीपी ऊर्जा निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है, शोषण बोला जाता है। समझ गए, ये जो शोषण है वो हम ये नहीं बोलेंगे सांस लेने की क्रिया को क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है ना, हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला यही है कि शोषण किसे कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने के टुकड़ों से, ठीक है ना, उस खाने के टुकड़ों मतलब ग्लूकोज जो टुकड़ा ही है ना, उस बने ग्लूकोज को क्या किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, इतना ना मार थोड़ा तोड़ा जाता है ना, ठीक है ना। और उसे तोड़ने वाले जो महाशय उनका नाम क्या है, माइक्रोकोंडिया, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं के अंतर्गत क्या होता है, माइक्रोकोंडिया होता है ना, अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोकोंडिया जो है ना उसे इतनी तरह से तोड़ता है, इतना ना तोड़ता है ना, ठीक है ना, कि उसके अंदर से जो एटीपी ऊर्जा उसे निकाल लेता है, ठीक है ना। अब वही ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में मतलब अपने दैनिक कार्यों में क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है, ठीक है ना। शोषण क्या कहलाता है, यही कहलाता है। कहने का मतलब है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के पश्चात वो पाचन क्रिया की एक प्रोसेस है, उसे पूरा करता है, उसे पूरा करने के पश्चात वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। यहाँ देखिए ये ग्लूकोज बना, ठीक है ना। और ग्लूकोज क्या है, जब ग्लूकोज जब क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीजन O2 से, ऑक्सीजन से जब वो अभिक्रिया करेगा ना, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा, तभी बिना ऑक्सीजन के अभिक्रिया के मतलब बिना ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होते बिना हुए वो एटीपी ऊर्जा नहीं निकाल सकता है। कहने का मतलब जब तक वो ऑक्सीजन उससे नहीं मतलब संपर्क करेगा, उसकी प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा, तब तक एटीपी नहीं निकलेगा, ठीक है ना, एटीपी ऊर्जा नहीं निकलेगा। और देखिए यहाँ क्या है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से। याद रखिएगा ये जब भी यहाँ पे पूछे शोषण क्या है, शोषण के साथ आपको ये समीकरण लगाना अनिवार्य है। ये जो मतलब उसका रासायनिक सूत्र है, मतलब ये वाला पूरा जो मतलब समीकरण है, ठीक है ना, इसे आपको लिखना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण आपको पूरा वहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है ना। तो क्या है, ग्लूकोज प्लस O2, ग्लूकोज पहले था, उसके बाद उसे जहाँ पे भी O2 मिलेगा, ग्लूकोज आपको आपके मतलब क्या बोलते हैं, उदर गुहा से जो ब्लड्स होते हैं, ठीक है ना, ब्लड्स जो होते हैं हमारा RBC बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं, जो लाल रक्त होता है वही क्या करता है, ग्लूकोज को लेके कहाँ तक जाता है, मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं तक लेके जाता है ना, और कोशिका के पास ले जाता है। तो देखिए अभिक्रिया कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूरा शोषण क्या है, मतलब भोजन के बाद क्या बना, यहाँ देखिए भोजन के बाद क्या बना, ग्लूकोज बना ना। अब ग्लूकोज से अभिक्रिया क्या हुआ, O2 का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बनता है, जब ये अभिक्रिया पूरा हो जाता है ना, ये वाला, ठीक है ना, माइक्रोकोंडिया में, तो उससे तीन चीज बनता है, पहला क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा क्या बनता है, जल बनता है। तीसरा क्या बनता है, एटीपी ऊर्जा बनता है। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बन जाता है, मतलब जो भी बना उसे क्या कहते हैं, हम श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग बाहर निकालने की अभिक्रिया को भी देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था हमारा कि जल बनता है, मतलब जब ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का खंडन होता है, ग्लूकोज का जब पूर्ण खंडन हो जाएगा,
इसके दो खंडन होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, एक आंशिक एक पूर्ण खंडन, ठीक है ना। तो ये इसका जो पूर्ण खंडन होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। तो जब ये पूर्ण खंडन होता है तो इसका ये तीन भागों में बढ़ता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो हम उसे क्या करते हैं, श्वास जब छोड़ते हैं तो उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि जल बनता है, अधिक मात्रा में हमारे जल बन जाए, मतलब पानी बन जाता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर को तो जल की आवश्यकता होती है ना। तो जितना मात्रा में हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है उतना हम जल को अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, रख लेते हैं। बाकी जो होता है एक्स्ट्रा जो होता है क्या होता है, वो हमारे उत्सर्जन के मार्ग होते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं जल को बाहर निकालने वाले रास्ते होते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, मलमूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। बचा एटीपी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक कार्यों में उपयोग कर लेते हैं, तभी हम किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं, ठीक है ना। यदि एटीपी ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार्य नहीं पूरा होगा। उसी तरह यहाँ पे एटीपी ऊर्जा हमारे लिए, ठीक है ना, बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है ना। ग्लूकोज को क्या बोला जाता है जानते हैं ना, ग्लूकोज को ही बोला जाता है कोशिका ईंधन, है ना। मान लेते हैं कोशिका क्या है, एक गाड़ी है, और ये ग्लूकोज क्या है, पेट्रोल है, ठीक है ना। कोशिका क्या है, गाड़ी है, और ग्लूकोज क्या है, उसका ईंधन मतलब पेट्रोल है, फ्यूल है, जिसे बोला जाता है सेलुलर फ्यूल, ठीक है ना। तो जब तक पेट्रोल नहीं रहेगा तो कोशिका चलेगी नहीं। तो कोशिका क्या है, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है। हमारा जो शरीर है कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हर एक कोशिका को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। बिना ग्लूकोज वो कोई भी काम नहीं कर सकता, मतलब बिना एनर्जी वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए अब समझ में आ गया ना, ये क्या है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। तो उस अभिक्रिया को पूरा होने के बाद क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और जल बन जाता है, और अधिक मात्रा में क्या बन जाता है, एटीपी ऊर्जा। अब एटीपी ऊर्जा क्या है, आप इसके बारे में भी जान लीजिए। एटीपी ऊर्जा का देखिए यहाँ पे क्या है, एटीपी है ना, क्या होता है, इसको बोला जाता है एंडोसिन, ठीक है ना, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि देखिए हमारा शरीर जो है, एक जीवधारी के शरीर में दो जो है ना फॉस्फेट के मतलब परमाणु पहले से व्यवस्थित रहते हैं। मतलब हमारे शरीर में पहले से दो संख्या में, मतलब दो परमाणु किसका, फास्फेट का पहले से व्यवस्थित रहता है, मतलब पहले से ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जब खाना हम लोग खाते हैं, खाना पचने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना, तो पहले जो हमारे शरीर में दो रहता है, क्या बोलते हैं, फास्फेट, उसे क्या बोलते हैं, एंडोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, एंडोसिन डाइफॉस्फेट। और जब इसी के साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले से हमारे शरीर में क्या है, दो परमाणु किसके हैं, फास्फेट के, पी लिख देते हैं, दो पी पहले से व्यवस्थित हैं, मतलब फास्फेट हमारे शरीर में दो पहले से व्यवस्थित हैं। अब क्या हुआ, जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो खाना से ग्लूकोज बनता है। अगर जब ग्लूकोज का पूर्ण खंडन होता है, तो मतलब ये अभिक्रिया पूरा होने के बाद ये ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो जब उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद बहुत सारा चीज़ निकलता है। तोड़ने के बाद क्या क्या निकला है, तो देखो तोड़ने के बाद पानी निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ठीक है ना। अब वो फास्फोरस में भी एक अणु होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है, इसके साथ आके जुड़ जाता है, प्लस एक और क्या हो जाता है, पी आके जुड़ जाता है। तो टोटल कितने हो गए, तो यहाँ आप देखिए, है ना, प्लस पहले से दो था, एक और जुड़ गया, तो 3p हो गया ना। तो जब ये 3p मतलब क्या बोलते हैं, फास्फेट के तीन अणु इसमें क्या होते हैं, परमाणु जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, मतलब ATP, इसका फुल फॉर्म होता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो यही मुख्य ऊर्जा होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ऊर्जा के सहारे हम अपने सभी कार्यों को संपादन करते हैं, मतलब सभी कार्यों को संपादन करते हैं, सभी कार्यों को पूरा कर पाते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब समझ में आया कि श्वसन क्या है, श्वसन सांस लेना नहीं है, श्वसन क्या है, जो हम खाना खाते हैं ना, उससे ऊर्जा मतलब उससे एटीपी ऊर्जा को निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना, सांस लेने की क्रिया को नहीं कहते हैं। क्लियर, आप एक चीज़ पढ़े होंगे ना, मतलब केमिस्ट्री में बंधन का जो वो है, जब कोई बंधन होता है, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधन करता है तो क्या होता है, ऊर्जा लगता है। कहने का मतलब है हम ऐसे अपने हैंड को जोड़ें तो ये बंधन हुआ, तो बंधन में क्या हुआ, मेरी एनर्जी तो लगी ना, हमारे शरीर में जो भी थोड़ा बहुत एनर्जी था, मतलब जितना उपयोग कर रहा है इस बंधन के उतना तो मैंने लगा दिया। जब ये बंधन क्या होगा, टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त हो जाएगा, है ना। जब कोई उसमें आप केमिस्ट्री में पढ़ें, जब कोई बंधन लगता है, जब दो परमाणु के अणु क्या होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो क्या होता है, बंधन लगता है। और जब वो बंधन टूटता है ना, तो क्या होता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं,
इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ATP पहले 2 था, एक पहले क्या था मतलब फास्फोरस के 2 अणु थे, है ना, हमारे शरीर में व्यवस्थित। और जब एक वो बाहर से आया, भोजन से हमको मिला, तो क्या हुआ, वो आपस में उसको जोड़ लिया, है ना, आपस में क्या हुआ, जोड़ लिया। जब वो लोग जुड़ा तो क्या हुआ, बंधन लगा। अब बंधन लगा तो यहाँ पे ऊर्जा खपत हुई। और जब वही बंधन टूटता है तो ऊर्जा क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और वही ऊर्जा मुक्त होने के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सिंपल सा भाषा में आप समझ गए, श्वसन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे, ठीक है ना, हमारे शरीर को क्या मिलता है, ATP ऊर्जा मिलता है ना। ग्लूकोज से ATP ऊर्जा निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ATP एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब ये कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज, है ना। अब हम चलते हैं निकलता कैसे, उसको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है, ये ग्लूकोज है ना। अब ग्लूकोज सब, ये देखिए ये क्या है हमारा, ये क्या है, कोशिका है ना। तो कोशिका दर में, कोशिका में क्या है, सबसे पहले कोशिका दर्भ है और एक केंद्र है और माइक्रोकोंडिया, ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या है, माइक्रोकोंडिया है, ठीक है ना। हम लोग आगे देखेंगे बड़े वाले इमेज में, यहाँ पे देखिए, है ना, ये बड़ा, ये वाला जो रेड वाला क्या है, माइक्रोकोंडिया है। और ये सब जो मतलब ये जो आपको ये मतलब ये कलर की तरह दिख रहा है, ये जो है बड़ा एक आकार जो खाली खाली सा दिख रहा है, वो क्या है, कोशिका दर्भ है। जब ग्लूकोज सबसे पहले मतलब हमारे क्या बोलते हैं इसको, कोशिका के अंदर प्रवेश किया, तो कोशिका सबसे पहले जो प्लाज्मा झिल्ली उसको तोड़ा, है ना। प्लाज्मा झिल्ली के क्या हुआ, अंदर प्रवेश किया। तो उसका सबसे पहला संपर्क, सबसे पहले वो किससे संपर्क किया, मतलब उसका अभिक्रिया किससे हुआ, कोशिका दर्भ से हुआ। तो कोशिका दर्भ में ऑक्सीजन नहीं होता है, कोशिका दर्भ में ऑक्सीजन नहीं होता है। इस कारण क्या हुआ, जैसे मान लीजिए वो बेचारा, उसको जाना कहाँ था, ग्लूकोज को जाना कहाँ है, माइक्रोकोंडिया के पास, है ना। अब माइक्रोकोंडिया ये सब घूम रहे हैं, है ना, ये महाशय लोग खड़े नहीं है। यहाँ से क्या हुआ, जब ये आया ना, तो सबसे पहले किसके पास गया, कहने का मतलब एग्जाम्पल समझ लो, नदी है, नदी में पानी है, हमको मछली पकड़ना है, तो सबसे पहले पानी में घुसना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम आगे जाएंगे ना। तो पानी में घुसने के बाद हमारा बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जब ग्लूकोज इसके अंदर आया ना, तो इस पानी, ये कोशिका दर्भ में गया, कोशिका दर्भ क्या क्या अपना रंगदारी टैक्स ले लिया, भैया हमको भी आप कुछ दीजिए तब हम आपको आगे जाने देंगे, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी है ना। तो वो बोला भैया हमको भी कुछ दीजिए, उसके बाद हम आपको आगे जाने देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आया ना, तो इसको तोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का प्रथम चरण का क्रिया हुआ, ग्लूकोज का सबसे पहला प्रथम चरण का क्रिया हुआ। अब प्रथम चरण में क्या होता है, वो आंशिक खंडन होता है, मतलब आधा टूट जाता है। जब ग्लूकोज कोशिका दर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, आधा टूट जाता है। तो अब देखिए आधा टूटने के बाद क्या हुआ कि वो पायरुवेट में बदल गया। यहाँ पे गया था ग्लूकोज में और यहाँ पे निकला किस में, पायरुवेट में। अब ये निकला नहीं है, वो उसी के अंतर्गत है, हम लोग निकाल के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या मान लेते हैं कि यहाँ तक आया तो कोशिका दर में क्या था, पायरुवेट था, क्या था, ग्लूकोज था। और उस ग्लूकोज उसके बाद क्या हुआ, टूटा तो पायरुवेट बना, है ना। अब पायरुवेट बनने के बाद क्या होता है, अब देखिए जब पायरुवेट बना ना, तो यहाँ पे जो कार्बन के 6 अणु हैं, कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु, तो वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कार्बन के 6 अणु पहले थे, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। बस यही होता है। अब उस 3 अणु को 3 भागों में बांटना, फिर से क्या होता है, बढ़ जाता है। वो 3 अणु जो है, तीनों का अलग क्रिया हो जाता है। सबसे पहला देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए एक क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना अति आवश्यक है। जब तक ग्लूकोज का हमें क्या चाहिए, हमें ATP ऊर्जा चाहिए ना, तो ATP ऊर्जा उसी वक्त निकलेगा जब इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा। जब तक ये ऑक्सीजन के साथ नहीं अभिक्रिया करेगा तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है कि जो इसका पहला क्रिया होता है वो किसके साथ होता है, कोशिका दर्भ में होता है। सबसे पहले किसके अंदर होता है, कोशिका दर्भ के अंदर होता है। तो कोशिका दर्भ के अंदर तो भैया वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये क्या बन जाता है, जब ये इसके पास क्या है कि अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का अभिक्रिया ऑक्सीजन के मतलब क्या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। और इसे बनाते कौन है, नहीं इसे बनाते कौन है, तो एक ईस्ट नामक प्राणी है, ठीक है ना, जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो जलीय प्राणी है, वो ईस्ट नामक प्राणी है, ठीक है ना। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ना क्या करता है, इसको एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है ना। ग्लूकोज का जो पहला अणु था कार्बन, मतलब कार्बन के जो अणु थे, उसको क्या करता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। कहने के मतलब है, थोड़ा हम समझेंगे। यदि हम चाय बना रहे हैं, ठीक है ना, चाय में यदि आप चाय पत्ती डालिएगा तभी ना वो चाय बनेगा। यदि आप चाय में पानी और चीनी मिला दीजिए, वो चाय कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? शरबत कहलाएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन जब तक इसको नहीं मिलेगा तो ये क्या करता है, ये पूर्ण मतलब ये ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर, मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीकृत होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब इसको मतलब इसके एक टुकड़े को, पायरुवेट का 3 टुकड़ा बना था, यहाँ देखिए हम इसको इस तरह कर देते हैं। तो ये पहला टुकड़ा मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं चलो। इसका ये मतलब हम लोग क्या करें, ये पहला टुकड़ा है ना, और दूसरा टुकड़ा इसको मान लेते हैं, और इधर तीसरा टुकड़ा इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला टुकड़ा कौन है, ये वाला है, सॉरी इसको हम पहले कर देते हैं। ये क्या है, पहला, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा है, ठीक है ना। तो पहला जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होने के कारण वो क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तब ना बोलते हैं ना कि हम शरीर में क्या बोलते हैं, मतलब दारू बनता है। कहने का मतलब दारू बनता है, नशा है तो अल्कोहल है तो दारू है ना। हम कभी कभी नशे में झूमते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप जो पाव रोटी वगैरह, अब ये जो एथेनॉल होता है, मान चले ईस्ट जो होता है, ईस्ट को डाला जाता है किसमें, जब पाव रोटी वगैरह बनता है ना, पाव रोटी हो गया, बहुत सारे बिस्किट हो गए, ठीक है ना, जिसे फुलाया जाता है। मतलब हम लोग उसको मतलब अच्छी तरह से फुलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ईस्ट नामक, ईस्ट जो होता है ईस्ट डाल देते हैं। यदि ईस्ट डाल दीजिएगा ना तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट जो है वो क्या करता है, इसे एथेनॉल में बदल देता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये ईस्ट जो है वो क्या करता है, देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया, इसे एथेनॉल में बदल दिया, ठीक है ना। ये क्या किया, एथेनॉल में बदल दिया, ठीक है ना। और इसी मतलब क्या बोलते हैं, गुल्को मतलब पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के द्वारा बदले गए मतलब एथेनॉल को क्या बोला जाता है, किन्विन प्रक्रिया। इसी को किन्विन प्रक्रिया बोलते हैं। आपके बुक में होगा, यदि पूछ ले कि किन्विन प्रक्रिया क्या है, या किन्विन किसे कहते हैं, किन्वन प्रक्रिया क्या है, किन्वन किसे कहते हैं, तो क्या होगा, जब मतलब ग्लूकोज बोलिए या पायरुवेट बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। मतलब बस वही परमाणु के अंतर हो जाते हैं। यदि एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किन्विन प्रक्रिया क्या है या किन्वन किसे कहते हैं, तो किन्वन क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया क्या कहलाता है, किन्वन प्रक्रिया कहलाता है। तो एक बार फिर से मतलब क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अभिक्रिया के कारण एथेनॉल बन जाना क्या कहलाता है, किन्वन प्रक्रिया कहलाता है। ये प्रक्रिया किसके द्वारा पूरा होता है, तो ईस्ट के द्वारा, ठीक है ना। ये क्या है, ईस्ट के द्वारा होता है। तो सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया के कारण ईस्ट के द्वारा उसे क्या बना दिया जाता है, एथेनॉल बना दिया जाता है। एथेनॉल बोलिए या इथेनॉल बोलिए, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किन्विन प्रक्रिया या किन्वन प्रक्रिया है, ठीक है, किन्वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा, पहला क्या था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जीरो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, O2 का अपर्याप्त मात्रा। मतलब यहाँ पे क्या है, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन है, कितना है, अपर्याप्त मात्रा। कहने का मतलब है या ना है बात बराबर है, बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी क्या है कि यहाँ पे उसका दूसरा वाला जो परमाणु, इससे क्या करता है, थोड़ा मतलब कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे तो पहला आया था, इससे आगे गया है ना, इससे थोड़ा आगे गया तो क्या हुआ, पहला हुआ, है ना। अब इससे थोड़ा और आगे जाएगा तो दूसरा होगा, है ना। कहने का मतलब है अभी तक ये लोग माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं पहुँचा है। ये जो है पायरुवेट बोलिए या फिर ग्लूकोज बोलिए, वो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहले नहीं पहुँचा है। तो ये क्या है, पहला क्रिया था। पहला में क्या था कि वो एथेनॉल बन गया। दूसरा में क्या है कि यहाँ पे भी उसको क्या नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिला, यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उतना नहीं मिला, है ना। तो ये क्या करता है, जब ग्लूकोज का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के साथ मतलब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का जब अभिक्रिया या फिर बोलिए ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में होता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ तो ये है, जब ऑक्सीजन का अपर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज अभिक्रिया करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और अधिक मात्रा में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। देखिए जब आप मतलब कुछ शारीरिक कार्य बहुत ज़्यादा मतलब परिश्रम करते हैं अपने शरीर में, या फिर आप जब रनिंग करते हैं तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब हम मतलब अभी हम क्या होते हैं, हमारा जो सांस लेने का रेटिंग है वो बहुत नॉर्मल है, जितना मतलब सामान है हम उसी तरह सांस ले रहे हैं, मगर इसके विपरीत हम जाके अपना कोई कठिन मतलब कार्य करने लगे, बहुत ज़्यादा रनिंग करने लगे, तो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, मतलब हमें हमारा क्या है कि ये जो है ना, मतलब जो सांस लेने की गति है वो बढ़ता है ना, तो मतलब गति तो नहीं बढ़ता है, वो क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं ना वो ऑक्सीजन ज़्यादा मांगने लगती हैं, ताकि क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एटीपी ऊर्जा जनरेट कर पाए, और उसी ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं ना। जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आप काम कर पाइएगा नहीं ना। तो आपको क्या है कि आप क्या मांगते हैं, आप कोशिका से क्या मांगते हैं, एटीपी ऊर्जा मांगते हैं। अब कोशिका आपसे क्या मांगती है, वो ऑक्सीजन मांगती है। ऑक्सीजन का मात्रा तो भैया जो ये जो है ना फेफड़ा, या फिर हम जो फेफड़े होते हैं, या जो भी हमारे सांस लेने की अंत्र हैं, वो सारे तो भैया सेम है, वो तो ज़्यादा बड़ा नहीं है कि बढ़ जाएगा फूल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, उसकी तो लिमिट सेम है। और जो हम ऊर्जा ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है ना, और कोशिका हमसे क्या बोलते हैं, माइक्रोकोंडिया हमसे क्या मांगता है, ज़्यादा ऑक्सीजन मांगता है। तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण क्या हो जाता है कि जब वो तो मांग रहा है मगर आप दे ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है आपका बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा है, उसे बनना है इंजीनियर, ठीक है ना, आप उसे बनाना चाहते हैं इंजीनियर, अब बच्चा पैसा मांग रहा है आपसे बनने के लिए इंजीनियर, यदि आप उसको पैसा नहीं दे पाइए तो क्या बनेगा, इंजीनियर बन पाएगा, वो मास्टर बन के रह जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का अपर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज अभिक्रिया मतलब ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, और क्या बन जाता है, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जैसे हम लोग रनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा मांग रहा है हमारा कोशिका, हम कोशिका को ऑक्सीजन नहीं दे पाए तो थोड़ा बहुत उसको मिला, ठीक है ना, तो क्या करता है, ग्लूकोज तो उसके पास बहुत मात्रा में रहता है। अरे ग्लूकोज तो पहले से हमारे शरीर में व्यवस्थित है ना, हम खाना खा कर पहले ही ग्लूकोज जमा करके रखे हैं, ग्लूकोज का एक ढेर लगा दिए हैं, रखा हुआ है, अब जितना चाहिए उसको मतलब हमारे शरीर को वो मतलब कोशिकाओं को ब्लड उसको पहुंचा देता है, उससे ऊर्जा निकालने का क्रिया करता है। मगर उसको ग्लूकोज के साथ क्या चाहिए, ग्लूकोज के साथ क्या चाहिए, कहने का मतलब है, मान लो कि तुम्हारे घर में मिल है, मिल में गेहूँ तुम्हारे पास हो बहुत ज़्यादा, जब तक उसमें डालेगा नहीं तो आटा निकलेगा नहीं ना। तो मिल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तेल का। मिल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, तेल का। तो कोशिका मतलब आटा बदलने, गेहूं से आटा बदलने की क्रिया के लिए हमें मिल को चलाना पड़ेगा, और उसको चलाने के लिए हर हाल में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या तो तेल दीजिए या तो इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। तो उसी तरह ग्लूकोज से हमें ऊर्जा निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस सबको बनाने वाला मशीन क्या है, माइक्रोकोंडिया है। एटीपी ऊर्जा बनाने वाला मशीन क्या है, माइक्रोकोंडिया है। अब माइक्रोकोंडिया को किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। यदि हम ऑक्सीजन उसको सही मात्रा में देंगे तो एटीपी ऊर्जा अधिक मात्रा में बना के देगा हमको हमारी जरूरत के अनुसार। यदि हम उसको नहीं देंगे तो क्या बना देगा, जो मर्जी आए वो बना देगा, है ना। खाने योग्य आटा ना बना के क्या करेगा मशीन, जब हम उसको तेल कम देंगे तो मशीन क्या होगा, आराम से चलेगा। तो क्या होगा कि गेहूं पूरा तरीके से नहीं पिसेगा, गेहूं भी निकल जाएगा ना। तो इसी तरह यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन को अपर्याप्त मात्रा के कारण ये क्या करता है, लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बना देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है, या दर्द होने लगता है, या सूजन आ जाता है। यदि आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो देखिए सारा खेल तो हमारे मांसपेशियों के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो मांसपेशियाँ आपकी होती हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हड्डी से हम कोई दौड़ पाता है, हड्डी से क्या होता है, हम स्टेबल होते हैं, मांसपेशियाँ उसमें लगा रहता है ताकि वो खड़े होने में हमें सहयोग करे, ठीक है ना। बस हड्डी का ही काम, बाकी सारा काम मांसपेशियों के द्वारा होता है क्या। तो एक बार जान लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के कारण क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में बनता है, और कुछ मात्रा में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे कुछ अल्प मात्रा में ऊर्जा भी बनता है, यहाँ पे अल्प मात्रा में ऊर्जा भी बनता है, अल्प मात्रा में एटीपी ऊर्जा बनता है, लिख लीजिएगा, एटीपी ऊर्जा भी बनता है। एटीपी ऊर्जा भी बनता है, अल्प मात्रा में एटीपी ऊर्जा भी बनता है, ठीक है ना, बनता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। मतलब यहाँ क्या है कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल गया। तो इसका मतलब ये कहाँ पहुँच गया, ये जो महाशय थे ये माइक्रोकोंडिया के पास, ये जो माइक्रोकोंडिया सब बना हुआ है इसके पास पहुँच गए, या बोलते हैं
कि ये ऑक्सीजन वहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उनके पास पहुँच गए, है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जब ये ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जब पहुंचा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सॉरी ये ग्लूकोज को लीजिएगा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कहाँ पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है फाइनली, और वहाँ पर उसका पूर्ण खंडन होता है, मतलब वहाँ पर उसका पूर्ण खंडन हो जाता है, मतलब पूरी तरह से उसे तोड़ दिया जाता है, मतलब इतना ना तोड़ता है उसको ना, जैसे अभी हम लोग क्या बोले थे कि गेहूं को डाले थे किसमें, मिल में, तो जब मतलब वहाँ पे ईंधन कम था, मशीन की गति कम थी, तो क्या होता था, गेहूं को 2 टुकड़ा में करके फेंक देता था, वो खाने के योग्य नहीं था, मतलब वो मोटा दाना निकलता था, दर्रा जिसे हम बोलते हैं, वो बन के निकल जाता था, मगर वो पूर्ण रूप से आटा बनता था नहीं, ना बनता था, तो किस लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। उसी तरह यहाँ पे जब ऑक्सीजन की मतलब पूर्ण उपस्थिति में, मतलब पूरा ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन के मदद से ग्लूकोज को इतना ना तोड़ता है, इतना ना तोड़ता है ना, कि उसका सारे नशे को तोड़ देता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है जितनी भी उसकी मतलब जितना मर्जी उसका उतना टुकड़ा कर देता है, जहाँ पे भी ये एटीपी सब रहता है उसको निकाल लेता है, मतलब उसको इतना ना तोड़े ना मान हथौड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन के सारे मान हथौड़ा क्या करता है, एटीपी ग्लूकोज को इतना ना तोड़ता है ना कि उसका सारा जो एटीपी ऊर्जा उसको बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना, मतलब जो फॉस्फोट वगैरह होते हैं सारा को निकाल लेता है, और उसी ऊर्जा को क्या करता है, हमारे दैनिक क्रियाओं के लिए हमें दे देता है, और फिर हम उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का पूर्ण खंडन, ठीक है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, और पूर्ण खंडन होने के बाद उससे क्या बनता है, 3 चीज़ बनते हैं, कौन कौन से, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, दूसरा क्या है, जल भी बन जाता है ना। उसके बाद क्या है, अधिक मात्रा में या बोलिए पर्याप्त मात्रा में क्या बन जाता है, एटीपी ऊर्जा बन जाता है, क्या बन जाता है, एटीपी ऊर्जा बन जाता है, ठीक है। तो ये था और यही एटीपी ऊर्जा निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए अब आता है बात श्वसन श्वास की, ठीक है ना। अब मतलब हम ऑक्सीजन अंदर कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ रहता है, अरे हमारे शरीर से पहले कहाँ रहता है, हम लेते हैं तब जाता है, उससे पहले कहाँ रहता है, वायु में रहता है ना, वायुमंडल में, पेड़ पौधे में नहीं रहता है, वायुमंडल में वो घूमता रहता है ना। वायुमंडल में क्या पेड़ पौधा पर रहता है, तुम चढ़ के जाता है वहाँ, पत्ता मेरा नाक घुसा देता है तब खींचता है क्या, नहीं ना, वो वायु में तब अंदर जाता है क्या। तो देखिए जब हम यहाँ पे एक पहले हम उससे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीकरण, है ना, एक है अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सी शोषण, एक है अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सी शोषण, एक है अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सी शोषण। एक इसका कहने का मतलब है एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए थे, जैसे ये वाला जो दोनों है ना, ये दोनों को क्या मानते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑक्सी शोषण, ठीक है ना। ऑक्सी का मतलब नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन क्या है, वहाँ पे है ही नहीं, ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थिति है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों में है तो थोड़ा है ना रे, 1-2% से क्या होने वाला, हमको खाना है 5 रोटी और तुम दे देगा एक टुकड़ा तो हमारा पेट भरेगा, हम उठा के फेंक दो, नहीं खाएंगे छोड़ दो, देना तो भर पेट खिलाओ ना तो छोड़ दो क्या। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में है, ठीक है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको भी क्या किया गया है, होना मतलब थोड़ा सा है, उससे बढ़िया नहीं है रहे वही ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना, अरे है तो पूरा दो, नहीं है तो भैया छोड़ ही दो, है ना, अपना चीज़ अपने पास रखो। तो वही बात यहाँ पे है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं था, इसमें थोड़ा सा था 1-2%, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको भी उसी की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, ऑक्सी शोषण, मतलब ऐसा शोषण जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, जहाँ पे यहाँ से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ पे हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, थोड़ा बहुत मात्रा में एटीपी ऊर्जा बनता है, और क्या बन जाता है, हाँ यही तब है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है ना। तो ये था ऑक्सी शोषण या बोले अवायवीय शोषण, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वायवीय शोषण, ये क्या है, वायवीय शोषण या बोलेंगे ऑक्सी शोषण, ठीक है ना। तो इन दोनों को कहाँ कहाँ रखा गया, क्या क्या डिफरेंट दोनों में आप एक बार देख लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या है, अवायवीय शोषण
ऑक्सीशोषण या फिर वायवीय शोषण ऑक्सीशोषण, है ना। मतलब इसमें हम इतना ही जान लीजिए, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन, इसमें क्या है O2 है ना, मतलब ऑक्सीजन है और यहाँ पे O2 नहीं है, ठीक है। आइए ई चार्ट पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना, 5 नंबर से रहेगा, इस पूछेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यदि पूछ सकता है तो आपको इतना ख्याल आना चाहिए, आप इतना अच्छा से बताएगा कि आप आराम से बता पाइएगा, कहीं दिखते मुझे नहीं लग रहा है। तो सिंपल सा यहाँ देखिए क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन है, पहला क्या है कि इस वाले चार्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जो क्रियाएं होती हैं वो ऑक्सीजन के बिना हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है, ये प्रथम चरण में होता है। प्रथम चरण में होता है, कैसे आप बताइएगा प्रथम चरण में होता है? हाँ, क्योंकि ये पहला क्या है कि ये कहाँ पे जाकर मिलता है, कोशिका द्रव में मिलता है ना। ये कोशिका द्रव में ही जाकर हो जाता है ना, माइक्रोकोंडिया के पास नहीं जाता है, कोशिका द्रव में ही ये पूरा कर लेता है। ये क्या है, प्रथम चरण में होता है, कोशिका द्रव में ही हो जाता है, बिल्कुल ये कोशिका द्रव में ही हो जाता है। इसमें अल्प मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें अल्प मात्रा मतलब थोड़ा बहुत ATP ऊर्जा मिलता है, अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक खंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक खंडन होता है, वो पायरुवेट में बदल जाता है, हो जाता है ना। ग्लूकोज का आंशिक मतलब आधा, ये पेन है, इस पेन में आधा टूटा तो क्या आंशिक हुआ, और फिर आधा हिस्सा जो बचा वो वहीं पर रह गया, आधा वाला था वो आगे चला गया, आधा वाला कितना तोड़ा के उसका टुकड़ा बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, इसमें ग्लूकोज का आंशिक खंडन होता है, पायरुवेट बन जाता है, ठीक है ना। यह क्रिया प्राय एक कोशिका जीव में पाया जाता है। इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ छूट गया है, इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, इसमें अल्प मात्रा, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लिख लीजिए, इसमें सादा में लिख देता हूँ, इसमें क्या है, इसमें एथेनॉल प्लस लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में बन जाता है, CO2 भी बनता है ना, CO2 भी बन जाता है। इसमें क्या है कि एथेनॉल प्लस लैक्टिक अम्ल और CO2 भी बन जाता है, मतलब CO2 और लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल, ये तीनों इसमें बन जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन है। ये फाइनली कहाँ पे होता है तो वो भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ये द्वितीय चरण में होता है, मतलब द्वितीय चरण में, पहला चरण तो कोशिका द्रव में हुआ था, दूसरा चरण कहाँ पे हुआ, माइक्रोकोंडिया में हुआ। दूसरा चरण कहाँ होता है, माइक्रोकोंडिया के अंतर्गत होता है। ये यहाँ पे ना, ये कहाँ पे होता है, माइक्रोकोंडिया में पूरा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में, इसमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है इसमें, ये इसमें नहीं लिखा गया। हाँ, इसमें अधिक मात्रा में ATP ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण खंडन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण खंडन हुआ, यहाँ पे अधिक मात्रा में लिख दीजिए ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें ATP ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण खंडन हो जाता है ना। ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण में पूर्ण रूप से ग्लूकोज का खंडन होता है, मतलब ग्लूकोज को बिल्कुल तोड़ दिया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव में होता है, ये बहुकोशिकीय जीव में होता है, सॉरी ये क्या है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, ये बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। यहाँ पे लिखना बहुकोशिकीय जीव में होता है। यहाँ पे क्या है, CO2, इसमें CO2 और CO2 और जल भी बनता है ना, प्लस ATP अधिक मात्रा में, ये दोनों थोड़ा थोड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, यदि पूछ लेते इसमें से जो 2-4 भी लिख दीजिएगा ना। जैसे सबसे पहले अवायवीय शोषण में क्या होता है, मतलब अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की सारी क्रियाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब वो प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, 1 नंबर में लिख दीजिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, 2 नंबर में लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है ना।
इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, ठीक है ना। ये उसके बाद ये क्या है कि एक कोशिका जीव में होता है, वो सारा क्रिया एक कोशिका जीव में होता है। इसमें क्या आइएगा, मतलब ऑक्सीशोषण में क्या है, ये क्या होता है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का मतलब ग्लूकोज का आंशिक खंडन होता है। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी क्रिया को करता है ना। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये कहाँ पे होता है, द्वितीय चरण में होता है। और कहाँ पे होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या है, अधिक मात्रा में क्या बन जाता है, एटीपी ऊर्जा बन जाता है। और कुछ मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, मतलब जल बन जाता है ना। तीसरा क्या है कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण खंडन होता है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये इसमें दोनों में डिफरेंट था। ये क्या है कि बहुकोशिकीय में होता है, ये वाला जो है ऑक्सीशोषण कहाँ पे होता है, बहुकोशिकीय जीव में होता है, जैसे हम लोगों में होता है। ये कहाँ पे होता है, एक कोशिकीय जीव कौन से हैं, अमीबा वगैरह एक कोशिकीय जीव हैं, पैरामेसियम वगैरह है ना, ये सब उसमें होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है श्वासोच्छ्वास है। ये क्या है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ये है श्वासोच्छ्वास, ये लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, इसी तरह लिखा रहता है, ठीक है ना। कहीं पूछे, क्योंकि देखिए जो शब्द ज़्यादा कठिन है ना एग्जाम में, वही ज़्यादा आने के चांसेस होता है क्या। तो इसीलिए ये क्या है, श्वासोच्छ्वास, इसको ठीक है, ये क्या है, श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इसका मतलब होता है सांस लेना, BREATHING, ठीक है ना। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना या छोड़ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में क्या है, वायुमंडल में क्या है कि बहुत सारे, मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों गैस होते हैं। वायुमंडल में क्या है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों गैस है ना, है या नहीं। नाइट्रोजन क्या है, अशुद्ध। नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, मगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं। यहाँ पे देखिए, और मतलब वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन कितना है, 78% है ना। और ऑक्सीजन कितना है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.003% है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल से शुद्ध वायु को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना और अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकालने की क्रिया को क्या है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ब्रह्मांड, मतलब ये ब्राह्मण से क्या होता है, ब्रह्मांड से क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों ब्रह्मांड से वायु क्या बोलते हैं, और फेफड़ों के बीच में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। मतलब वायुमंडल से, मतलब इस ब्रह्मांड में जो वायुमंडल है, ठीक है ना, उससे और हमारे फेफड़े के बीच, इन दोनों के बीच में किसका आदान प्रदान होता है, गैस का क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। तो हम क्या करते हैं, हम गैस को, मतलब शुद्ध गैस को लेते हैं और अशुद्ध गैस को छोड़ देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, शुद्ध मतलब एक फ्रेश मतलब गैस को अंदर लेते हैं, मतलब अंदर लेने के बाद क्या होता है, जो वेस्ट गैस होता है उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये क्रिया कैसे होता है, तो सिंपल सा भाषा में आप समझिए क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है कि जो वायुमंडल से, ठीक है ना, वायुमंडल से शुद्ध गैस को अंदर लेना और अशुद्ध फेफड़ों तक पहुंचाना, है ना। फेफड़ों द्वारा क्या होता है कि हम अंदर ले आते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब फिर कोशिकाओं से, मतलब जो अशुद्ध गैस है, अशुद्ध गैस उसे क्या करते हैं, बाहर नासिक के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। देखिए हम देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसके दो, मतलब इसके दो क्या है, क्रिया है। सबसे पहला क्या है, प्रश्वास, है ना। प्रश्वास क्या होता है, निःशोषण। नी का मतलब होता है, निःशोषण का मतलब होता है अंदर लेना। यहाँ पे क्या है, निःशोषण। प्रश्वास, यहाँ पे 2 ठो आ गया है, ये हटेगा नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। क्या है, प्रश्वास मतलब निःशोषण। निःशोषण, नी का मतलब होता है अंदर लेना, ठीक है ना। अंदर लेने की क्रिया क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे सांस लेना है, सांस छोड़ना नहीं है। यदि अब किताब के भाषा में जो लिखा है हम उसी पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूछ ले, मान चलिए आप इतना जानते हैं, आप सभी जानते हैं क्या है, आप सभी को मालूम है सांस लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, सांस लेना, है ना। सांस लेना, अब तक आप इसी से परिचित थे, क्या था, सांस लेना। मतलब अभी आपके एग्जाम में पूछ ले क्या है, प्रश्वास या निःशोषण किसे कहते हैं, तब आप क्या बोलिए, कंफ्यूज हो जाइएगा ना। तो अभी ना बताया गया आपको, यदि आप नहीं जानते तब
कंफ्यूज रहते हैं ना, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। नी शोषण का मतलब है यहाँ पे मिलता जुलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे नी है और यहाँ पे नी है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे नी है और यहाँ पे नी है। यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नी शोषण मतलब प्रश्वास। प्रश्वास का मतलब होता है सांस को अंदर ग्रहण करना, मतलब वायुमंडल से हम सांस को ग्रहण करते हैं, अंदर खींचते हैं। यहाँ पे क्या है, उच्छ्वास, मतलब हम सांस को या उच्छ्वास बोलिए, आपके उच्छ्वास बोलिए या फिर निशोषण, उच्छ्वास या निशोषण, यहाँ पे है निशोषण। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है गैस अंदर लेना, मतलब हम गैस को अंदर ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे गैस को इन कर रहे हैं, है ना, गैस को इन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है, उच्छ्वास निशोषण मतलब गैस को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैस को हम बाहर छोड़ रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा हम इसको आगे मतलब हाँ यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले हम गैस में क्या क्या अंदर लिए, है ना, मतलब आप समझ चुके हैं ना। ये क्या है, ये हमें जब हम गैस को इन करते हैं, मतलब इन मतलब अंदर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्रश्वास या फिर निशोषण, ठीक है ना। यदि हम गैस को एग्जिट करते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मतलब इनका मतलब होता है अंदर लेना होता है ना, आप सांस लेते हैं। अच्छा, आप क्या बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं तो कॉलेज में, मे आई कमिंग सर बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लास्ट में आप इन लगाते हैं ना, मे आई कम इन सर, बोलते हैं कमिंग सर। तो मतलब इन, जहाँ पे इनका मतलब होता है अंदर आना, है ना, या आपके सर बोलते हैं गेट आउट। या फिर आप जाते हैं रेलवे में या फिर अपने स्कूल में देखिए, विद्यालय में देखिए, कॉलेज में देखिए, एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट डोर, मतलब बाहर जाने का रास्ता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन लगा है, तो इंस्पिरेशन का मतलब जीवधारी गैस को मतलब वायु से गैस को अंदर लेता है, ठीक है ना। और क्या है, जब सारी प्रक्रिया हो जाती है अंदर की, उसके बाद क्या करता है, उसे बाहर छोड़ देता है, मतलब एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रश्वास या निशोषण, है ना, इसका मतलब होता है गैस को अंदर लेना। और क्या है, उच्छ्वास या फिर निशोषण, इसका मतलब होता है एग्जिट, गैस को एक्सप्रेशन या बाहर निकालना, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम गैस को लेते हैं, एक मतलब जब भी हम एक नॉर्मल सांस लेते हैं, जैसे अभी हम लोग बात करते करते बहुत क्या कि हम सांस ले रहे हैं ना, तो जब हम नॉर्मल रेटिंग में सांस लेते हैं ना, तो मान लीजिए एक 500 ml का जो बोतल आता है ना, उसमें एक बार में जितना गैस भर जाता है उतना गैस हम अंदर खींच लेते हैं। कहने का मतलब आप 500 या 700 ml का बोतल होता है ना, उस बोतल को खाली, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ रख दीजिए, जैसे मैं इसको रख रहा हूँ, इस डिब्बे को रखा, तो क्या इस डिब्बे, ये चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग किस चीज़ को लें एग्जाम्पल के लिए, क्या हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या वायु है या नहीं है, इसके अंदर है ना, गैस तो है, और इसमें जो गैस है वो ये तीनों गैस है ना। तो कहने का मतलब है हम नॉर्मल बात भी कर रहे हैं ना, हम सांस ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक बार में जो 500 या 700 ml वाला बोतल आता है ना, उसमें जितना भी गैस भर आता है उतना हम एक बार में खींच लेते हैं। 500 ml 700 ml वाला बोतल होता है ना, पेप्सी का, कोको कोला या फिर क्या बोलते हैं स्प्राइट का जो लेते हैं, उसमें एक बार में जितना गैस, खाली बोतल को बाहर रख दीजिए, ठीक है ना, मतलब ढक्कन खोल के, उसमें जितना गैस घुसा हुआ है, मतलब उसमें जितना गैस अंदर घुस गया है, उतना गैस को एक बार में हम लोग अंदर खींच लेते हैं नॉर्मल से। अभी जैसे हम बात करते करते सांस ले रहे हैं, तो इतना गैस मेरे अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए अब उस गैस में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, सॉरी नाइट्रोजन की मात्रा कितना वायुमंडल में, 78% है ना, और ऑक्सीजन का कितना है 21%, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.003%, ठीक है ना। अब देखिए हम सांस में कितना लिए थे, ये पूरा को लिए थे। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे बाहर कितना, सॉरी हम जो सांस लिए थे, ठीक है ना, तो मेरे अंदर इतना गैस गया था ना, इतना है ना, ये सारे परसेंटेज मेरे अंदर गए। जब हम छोड़े तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बदलता रहेगा, ये जो है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन तो भैया जितना गया उतना बाहर, नाइट्रोजन 78% गया था, तो यहाँ पे 78% बाहर हो गया, है ना। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 78% हम लिए थे, तो नाइट्रोजन 78% का 78% बाहर हो गया, है ना। यहाँ जितना गया उतना बाहर निकल भी रहा है ना, इनका मतलब जितना गया एक्स मतलब उतना बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, ऑक्सीजन हम कितना लिए थे 21%, निकला कितना 17%, बाकी 4% कहाँ गया। वही बात यहाँ पर हम लोग आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं, जब हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का यूज किए थे, कहते नहीं मतलब आप अपने टंकी में 5 लीटर तेल डालें तो 3 लीटर बचा हुआ है, 2 लीटर गया तो कहाँ गया, उसका खपत हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हम लिए थे 21%, निकला कितना 17%, 4% हम अपने ऊर्जा जनरेट करने में खपत कर दिए। समझ में आया अब मेरी बात, मतलब हम लिए कितना थे
21%, ठीक है ना। वायुमंडल से 21% हम अपने अंदर खींच लिए, ठीक है ना। जब वो अंदर गया ना तो अंदर कुछ क्रियाएं हुई, मतलब हमारा ग्लूकोज जो हमारा खाना था वो ऑक्सीकृत हुआ। किसके, मतलब हम जो खा के ग्लूकोज बनाए थे वो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ वो मिला, ठीक है ना। कुछ अभिक्रियाएं हुई। जब कोई चीज़ कीजिएगा तो वहाँ पर ऊर्जा तो लगबे करेगा। तो यहाँ पे जब हम ऊर्जा जनरेट कर रहे थे तो क्या है कि ऑक्सीजन खपत हो रहा था, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या था कि 4% हम यूज कर लिए अपने शरीर के अंदर, बाकी 17% बताओ वो निकल गया। अब क्या है, अब देखिए हम क्या होते हैं, यहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 0.003%, मगर निकल कितना आ रहा है 4%, निकल कितना आ रहा है 4%। तो इसका मतलब है कि जो 4% हमारा ऑक्सीजन था वो क्या बन गया है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, मतलब जो हम 4% मतलब 21% जो क्या लिए था ऑक्सीजन, वो कितना बन गया, वो बन गया 17%। 4% क्या हुआ, बदल गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देखिए, आप अपने गाड़ी में मोबिल डालते हैं, मतलब वो मोबिल क्या होता है, जलते जलते क्या बन जाता है, एक काला सा बन जाता है, बेकार पदार्थ, ठीक है ना। क्या आप उस मोबिल का इस्तेमाल कर पाते नहीं। तो उसी तरह हम जो कोई भी चीज़ है हम जितना ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसका कुछ भाग बेकार बन जाता है, उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, बेकार बन जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ भाग जो था 4% था वो क्या हो गया 17%, तो जैसा था वैसा निकल गया। और 4% जो था वो क्या हुआ, वो बदल गया जहर में, ठीक है ना। क्या बन गया, कहने मतलब है बदल गया किसमें, बेकार पदार्थ में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो हमारा शरीर जो फेफड़ा वो क्या करता है, उसे फिल्टर करके कोशिकाओं से बाहर निकाल देती हैं। मतलब हम जो खाने वाला पदार्थ वही खाएंगे। आपको बता देना हम क्या खाते हैं, भोजन। कोई आदमी जहर खाता नहीं ना, तो हमारा शरीर भी, ठीक है ना, कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को खाती हैं, मगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, जो 21% अंदर गया था उसमें से 4% को लोग खाई, ठीक है ना। खाने से क्या हुआ कि मतलब ऊर्जा क्या गया, ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल किया। ऊर्जा बनने के बाद वो बेकार हो गया, तो उसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। बदलने के बाद वो क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है एग्जिट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस थे। हम क्या करते हैं, प्रसववास या निःशोषण के अंतर्गत, ठीक है ना, क्या करते हैं, गैस को अंदर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है उच्चवास या निःशोषण के द्वारा क्या करते हैं, उसे हम एग्जिट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये होना चाहिए कि कितना वायुमंडल में गैस कौन कौन से हैं और कितना हम अंदर लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, ठीक है ना। यदि पूछ ले कि एक जीव शरीर या फिर बोल दे एक मानव ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में एग्जिट करता है अपने शरीर में, ठीक है ना। मतलब सॉरी, अपने शरीर में कितना, एक मानव अपने शरीर में कितना % ऑक्सीजन एक बार में लेता है, ठीक है ना, या फिर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन एक बार में अंदर लेता है। तो आपका जवाब होगा 21%, है ना। और कितनी मात्रा में छोड़ता है, 17% में, ठीक है ना। बाकी 4% क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं, थोड़ा नीचे चल के हम दिखा देते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, हमारे सीने में ये क्या है, वक्ष गुहा, ये क्या है, वक्ष गुहा, और ये क्या था, उदर गुहा। तो यहाँ पे क्रियाएं होती हैं। जैसे मान चलिए जब आप सांस लेते हैं ना, तो देखिए तो क्या हुआ, ये सीना मेरा फूल गया। यहाँ पे कुल 12 जोड़े क्या होते हैं, पसलियाँ होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 12 जोड़े जो होते हैं पसलियाँ होती हैं, जिसे हम बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं, रिब्स। ये जो है यहाँ पे कुल 24 पसली होता है सीने में, आपके कुल 24 पसली होता है। वो क्या कहता है, उसके अंदर फेफड़ा होता है, वो फूलता है। जब फेफड़ा फूलेगा तो ये भी क्या होगा, फूल जाएगा। मतलब जब हम एग्जिट करेंगे तो फूल जाएगा, सॉरी जब हम इन करेंगे गैस को तो ये फूलता है, जब हम गैस को छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, सुकड़ता है, संकुच हो जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रसववास और निःशोषण। इसमें क्या होता है, सीने में 12 जोड़ी रिब्स होते हैं। मतलब हमारे सीने में 12 जोड़ी क्या होते हैं, रिब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पसली। अरे बोलता है ना कि उसको इतना ना हमारा सीना बेचारा का पसली तोड़ दिया, मतलब सीने का हड्डी तोड़ दिया, बोलता है ना, इतना मारे तो अभी पसली तोड़ देंगे, बोलता है ना। तो मतलब वही पसली होता है, रिब्स बोलते हैं उसको हम, ठीक है ना। तो क्या है कि इसमें क्या होता है ना, वक्ष गुहा के पीछे, मतलब ये क्या है, वक्ष गुहा इसके पीछे, ये हमारा बैक जिसको हम पीठ बोलते हैं ना, दोनों बात हम लोग क्या बोलते हैं, पीठ, पीछे के पीछे को क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये रिब्स है, ठीक है ना। उदर गुहा के यहाँ पे क्या है, वक्ष गुहा के पीछे, पहले यहाँ पे देखना होगा आपके, उदर गुहा के पेशियों के संकुच होने से, संकुचन मतलब क्या होता है, सुकड़ जाना। संकुचन मतलब क्या होता है, सुकड़ जाना। उदर गुहा के पेशियों को संकुचन होने से वक्ष गुहा में फैलाव आता है। मतलब जब हमारा
क्या है, उदर गुहा। ये जो है इसके अंदर जो पेशियाँ क्या है, पसलियाँ, वो क्या होती हैं, पेशियों में संकुच, मतलब ये जब सिकुड़ेगा तो ये फूलेगा, देखो है ना। मतलब इसको जब हम उदर गुहा को क्या करते हैं, खींचते हैं, मतलब उसे क्या करते हैं, संकुच, मतलब उसको हम पचकाते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं पचका देते हैं। तो क्या होता है, जब वो संकुचन होता है ना, मतलब ये जब जितना ये सुड़केगा उतना ये फूलेगा, है ना। तो इनका कहने का कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या बोला, उदर गुहा के पेशियों में संकुच होने से वक्ष गुहा में फैलाव होता है। जब ये मतलब संकुच होगा तो ये फूलेगा, नॉर्मल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वक्ष गुहा के पीछे, मतलब हमारे ये वाला जो हमारा सीना, उसके पीछे जो हमारा पीठ है, पीछे एक क्या है, गुंबद, क्या है, गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है, ठीक है। ये कोई चीज़ है, ठीक है ना, उसका एक आकार होता है, जिस तरह उसी तरह डायफ्राम भी उसी का आकार का होता है, ठीक है ना, होता है। वक्ष गुहा का उदर गुहा से अलग करता है। ये क्या करता है, डायफ्राम क्या करता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। मतलब यहाँ पे अभी लोग जैसे कि मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा सीना वाला भाग है, ये वाला मेरा उदर गुहा है, तो वक्ष गुहा। अब ये दोनों आपस में लगा हुआ है ना, ये आपस में लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आपस में लगा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे डायफ्राम, यहाँ पे जब क्या होता है, गुंबद के आकार का ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, जब आकार का डायफ्राम होता है वक्ष गुहा को उदर गुहा से, यही क्या करता है, मान चलो इसमें दोनों जोड़े लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये मान लेता हूँ मैं, क्या है, डायफ्राम है, ये बैक साइड में जो होता है वो डायफ्राम होता है, वो क्या करता है, इसको और इसको अलग करता है, फिर इसको जोड़ भी सकता है। मतलब जब ये फूलेगा, जैसे अभी ये मतलब सीना फूला तो ये इससे उदर गुहा से अलग हुआ, है ना। जब इसको हम छोड़ते हैं तो नीचे चला जाता है, क्या होता है, मतलब जब हम इसको खींचते हैं तो ये जुड़ जाता है, जब इसको छोड़ते हैं तो नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम क्या है, आप जान जाइएगा। ये आदि पूछ लेता है कि मानव शरीर में डायफ्राम कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में डायफ्राम कहाँ पाया जाता है, या फिर उसका कार्य क्या है। शरीर मतलब हम तो बोल ही रहे हैं, मानव शरीर में अजीब मतलब मनुष्य के किस भाग में डायफ्राम पाया जाता है और इसका कार्य क्या है। तो आपका जवाब होगा डायफ्राम मनुष्य के वक्ष गुहा के पीछे, वक्ष गुहा के पीछे पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना और जोड़ना, मतलब अलग करना और जोड़ना। डायफ्राम का काम क्या होता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना, ठीक है ना, जोड़ना, इसका ही काम है ना। और ये पाया कहाँ जाता है, हमारे पीछे बैक साइड में, ठीक है ना, हमारे वक्ष गुहा के पीछे, मतलब हमारे पीठ में पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एक होता है उच्छ्वास, जब हम ये सांस लेते हैं तब की क्रिया होती है, ठीक है ना। ये क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ये तीनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, सुकून, मतलब सुकूनता है, मतलब ये मतलब क्या हो जाता है, चिपक, मतलब सुकड़ जाने को क्या बोलते हैं, सुकड़ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि हम सांस छोड़ते हैं तो ये फैल जाता है। तो देखिए उच्छ्वास, रक्त से जो रक्त होता है, रक्त किसे बोलते हैं, ब्लड को ना। ब्लड से क्या होता है, ब्लड से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जैसे कि मान लीजिए ब्लड के द्वारा ही क्या आता है, ग्लूकोज जाता है कोशिका के पास, और फिर ब्लड के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फेफड़ा तक आता है, मतलब खून ही हमें उसको लाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा तो वही है। तो रक्त क्या करता है, जो हमारे शरीर में मतलब एटीपी ऊर्जा निर्माण करते वक्त जो भी क्रियाएं हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ, जब ऑक्सीकरण हुआ था ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बने थे ना, मैंने दिखाया था क्या क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एटीपी ऊर्जा। तो जो कार्बन जल तो हमारे शरीर में रह सकता है, ठीक है ना, और एटीपी ऊर्जा तो वहीं पे रहेगा। बच गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल बेकार है, उसका हम कहीं पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, है ना, उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कैसे बाहर निकलता है, रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों में बची हवा के साथ नासिक से बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। नासिक मतलब नाक से, ठीक है ना, कहने का मतलब है उच्छ्वास क्या है, बाहर को, गैस को बाहर छोड़ देना, मतलब जैसे अभी आप पढ़े थे वहाँ पे क्या था, प्रसववास, और उसके बाद क्या था, उच्छ्वास। तो ये जो है उच्छ्वास, प्रसववास, ये दोनों है निःशोषण और निःशोषण और निःशोषण, ये भी सेम है। आपको देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम समझ लेंगे। प्रसववास और उच्छ्वास ये दो क्या है,
प्रसववास क्या होता है कि गैस अंदर लेता है, उच्छ्वास गैस को बाहर निकालता है, ठीक है ना। उसी तरह निःशोषण क्या करता है, निःशोषण वो गैस को अंदर लेता है और निःशोषण बाहर निकालता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। प्रसववास किसके साथ है, प्रसववास जब वास की बात आई तो एक है प्रसववास और ये क्या है उच्छ्वास। यहाँ पे क्या है, दोनों में वास लगा है अंतिम में, तो ये क्या था, एक है प्र का मतलब होता है अंदर लेना, उच्च का मतलब बाहर निकालना, ठीक है ना। उच्छ्वास मतलब बाहर निकालना, प्रसववास मतलब अंदर डालना। एक क्या है क्या है निःशोषण, है ना। एक क्या है निःशोषण, एक है निःशोषण। तो निःशोषण में क्या, नी का मतलब होता है अंदर, मतलब निःशोषण सांस क्रिया को अंदर लेना, ठीक है ना। एक क्या होता है निःशोषण जो सांस को बाहर छोड़ता है। बस यहाँ तक था इसमें आपके शोषण में, ठीक है ना। हम लोग आगे अब देखेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा क्लास था कैसा लगा बिल्कुल आप हमें कमेंट्स करके बताएं, ठीक है ना। और भैया हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस आपका लाइक चाहते हैं। सो प्लीज़ आप बिल्कुल हमारे चैनल पे जाएं और लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, टिप्स ट्रिक्स के बारे में, कि इसका जो मतलब जो एक्सप्लेनेशन सी प्रोसेस है, जो क्रियाएँ कितनी अच्छी हैं, ठीक है ना। उन्हें बताएं और उन्हें भी एक्साइटेड करें कि आप वो आके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स।